हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर का क्या पढ़ेंगे, टेस्टिंग पढ़ेंगे। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टेस्टिंग लगभग जो है इंडक्शन ट्रांसफार्मर के क्या होता है, समान होता है। ट्रांसफार्मर के क्या होता है, समान होता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट और थ्री फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। टेस्टिंग क्यों की जाती है? टेस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि लॉसेस को हम ज्ञात कर सकें, और जब लॉसेस ज्ञात हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो है हमें इफ़िशेंसी ज्ञात हो जाएगी। जब इफ़िशेंसी हमें ज्ञात हो जाएगी तो किसी भी मशीन का परफॉर्मेंस हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, देखिए हमें पता है कि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट थ्री फेज इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट के क्या होता है, समान होता है। इस वजह से ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट होगा वही टेस्ट इंडक्शन मोटर में होगा। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? नो लोड टेस्ट होता है, और क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। एक संपन्नर टेस्ट होता है जो यहाँ पर नहीं होता है, वो दूसरे तरीके से होता है, लेकिन नो लोड और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये दोनों क्या है, मेन है। उसके बाद वही टेस्ट यहाँ पे होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एक ओपन सर्किट टेस्ट होता है, और एक दूसरा क्या होता है, एक आपका दूसरा होता है क्या कहते हैं, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, जिसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग होती थी, तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को नो लोड कर देते थे, तो मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन रहती थी, समझ में आया। और प्राइमरी में सप्लाई देते थे तो उस समय नो लोड लॉसेस वगैरह को हम क्या करते थे, ज्ञात करते थे। मैग्नेटाइजिंग करंट को ज्ञात करते थे, नो लोड लॉसेस वगैरह को हम क्या करते थे, ज्ञात करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि रोटर यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी है। रोटर यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी है। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि हमारा लोड की कंडीशन है कि नहीं है, कि शॉर्ट सर्किट है? कैसे हम सर्किट में कैसे बदलाव करेंगे, उसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। वहीं पर थोड़ा हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो सब जगह क्या है, सेम है। तो वहाँ पर तो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट आसानी के साथ कर देते थे, लेकिन यहाँ पर जो है कैसे हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट में। और देखिए टेस्टिंग को अच्छे तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ लिखा गया है, उसके बारे में पहले देखते हैं, फिर ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर के समान होता है, इसलिए जो टेस्ट ट्रांसफार्मर में कंडक्ट करते हैं वही टेस्ट इंडक्शन मोटर में भी होगा। लेकिन इंडक्शन मोटर का आउटपुट मैकेनिकल होता है, इसलिए आउटपुट को हम ओपन या शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं। समझ में? आउटपुट को ओपन या शॉर्ट सर्किट कैसे करेंगे? इसलिए इंडक्शन मोटर में ओपन सर्किट टेस्ट के लिए ट्रांसफार्मर के टेस्ट का कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट यदि ट्रांसफार्मर से कंपेयर करेंगे तो इस रेजिस्टेंस 1/s-1 इंटू R2 को लोड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये इक्विवेलेंट सर्किट तो आप जान ही रहे हैं। जब सेकेंडरी को हम प्राइमरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन उसका करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग पहले से ही जानते हैं। इस वाले रेजिस्टेंस को हम लोड रेजिस्टेंस के नाम से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। भाई नो लोड की कंडीशन का मतलब क्या है? नो लोड की कंडीशन अगर ट्रांसफार्मर में है, ठीक है, नो लोड की कंडीशन अगर ट्रांसफार्मर में है तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर ओपन सर्किट है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं फ्लो होनी चाहिए। तो ये वाला पार्ट तो आपका सेकेंडरी का है जो प्राइमरी साइड शिफ्ट किया गया, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, प्राइमरी का है। समझ में आया? तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, वहाँ पर अगर सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किट है तो इसका मतलब वहाँ पर कोई लोड नहीं है। अगर कोई लोड नहीं है तो इसका मतलब ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होगा। तो हम इसे लोड रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये इसका मान जो है इनफाइनाइट कैसे होगा। अगर इसका मान इनफाइनाइट हो जाए तो हम यहाँ पर ओपन सर्किट कर देंगे, तो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए अब यहाँ पर कैसे ओपन सर्किट टेस्ट होगा उसके बारे में हम टेस्ट में पढ़ेंगे। तो R2 कोष्ठक में 1-s को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लोड रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो लोड रेजिस्टेंस की तरह इसे क्या करेगा, ये ट्रीट करेंगे हम लोग। ठीक है,
अब हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई। यही मॉडिफिकेशन हमें करना था, यही मॉडिफिकेशन हमें करना था, जो कि ट्रांसफार्मर में नहीं था लेकिन अब यहाँ पर है। अब ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है, इसे लोड रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसे लोड रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि स्लिप अगर चेंज होगा तो हमारा ये रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेस्टिंग चालू करते हैं। यहाँ पर क्या चालू करते हैं, टेस्टिंग चालू करते हैं। नो लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ पर लिखा गया है नो लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर नो लोड टेस्ट हम करेंगे। तो इंडक्शन मोटर का नो लोड टेस्ट ट्रांसफार्मर के नो लोड टेस्ट के क्या होता है, समान होता है। समझ में आया? इस टेस्ट में शंट ब्रांच पैरामीटर तथा नो लोड लॉसेस या कांस्टेंट लॉस ज्ञात करते हैं। शंट ब्रांच पैरामीटर, शंट ब्रांच पैरामीटर का मतलब ये वाला शंट ब्रांच है, मतलब आरसी का मान ज्ञात करेंगे, एक्सएम का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका मान ज्ञात करेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं हम, ओपन सर्किट की कंडीशन में लॉसेस का मान ज्ञात करते हैं। टोटल लॉस कितना होता है, उसमें जो कांस्टेंट लॉस कितना होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो शंट ब्रांच पैरामीटर क्या है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, और कोर लॉस कंपोनेंट क्या है, आरसी है। समझ में आया? अब उसके बाद ध्यान से देखिए, तो इस टेस्ट में शंट ब्रांच पैरामीटर तथा नो लोड लॉसेज या कांस्टेंट लॉस ज्ञात करते हैं। इंडक्शन मोटर में यदि ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करना है तो R2 डैश कोष्ठक में 1 माइनस S माइनस 1 बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तभी जो है इक्विवेलेंट सर्किट में ओपन होगा, तभी आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, ओपन होगा। यदि स्लिप का मान 0 हो तो R2 डैश कोष्ठक में 1/S बराबर S माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए, यदि स्लिप का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर स्लिप का मान 0 हो जा रहा है तो उस कंडीशन में ये लोड रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब वो इनफाइनाइट हो जाएगा। देखें कैसे, R2 डैश कोष्ठक में 1/0 माइनस 1। तो सिंपल सी बात है, R2 डैश इनफाइनाइट माइनस 1। भाई समुद्र में से एक लोटा पानी निकालेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, इनफाइनाइट में से 1 घट रहा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इनफाइनाइट में से R2 डैश का गुणा होगा तब भी तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो इसका मतलब है कि लोड रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट आ रहा है। तो इनफाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब इसे हम ओपन सर्किट कर सकते हैं। समझ में आया? इसे हम क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब स्लिप का मान क्या हो, लगभग 0 के आसपास हो। स्लिप का मान लगभग 0 के आसपास कब होता है, जब इंडक्शन मोटर नो लोड की कंडीशन में होता है, जब इंडक्शन मोटर पर कोई भी मैकेनिकल लोड नहीं दिया जाता है। जब मैकेनिकल लोड नहीं दिया जाता है तो उस कंडीशन में हमारा इंडक्शन मोटर जो है नो लोड कंडीशन में होता है। समझ में आया? और उस कंडीशन में मोटर की स्पीड जो है लगभग सिंक्रोनस स्पीड के क्या होती है, बराबर होती है। जब मोटर की स्पीड लगभग सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी तो स्लिप का मान भी लगभग 0 के आसपास होगा। समझ में आया? तो हम मान के चलते हैं कि स्लिप का मान क्या हो जाएगा, उस समय 0 हो जाएगा। जब स्लिप का मान 0 हो जाएगा तो लोड रेजिस्टेंस का मान बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और लोड रेजिस्टेंस तो हमारा यही है ना, जब बहुत ज़्यादा लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। समझ में आया? ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ओपन सर्किट होगा। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा तो क्या इस साइड कोई करंट फ्लो करेगी। अगर मान लीजिए, अभी तो ये सारी फिगर तो आप लोग छाप ही लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ पर देखिए, क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ओपन हो गया तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसे हम चाहे दिखाएं और चाहे ना दिखाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या कर दिए हैं, गायब कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंस था, यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर हमारा क्या था, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका मान कितना था, R2 डैश कोष्ठक 1 माइनस S माइनस क्या है, 1 है। समझ में आया? तो यहाँ पर जब नो लोड कंडीशन आ जाएगी तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगी। तो इस आउटपुट साइड वाले को हम चाहे दिखाएं चाहे ना दिखाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब उसमें करंट नहीं जाएगी तो कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा, कोई मतलब नहीं। जहाँ पर सर्किट क्लोज होगा वहीं पे ना करंट फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर नो लोड की कंडीशन में लगभग मोटर की स्पीड किसके बराबर होती है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है।
तो इसलिए स्लिप का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो R2 डैश कोष्ठक में 1 माइनस यस माइनस 1 बराबर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, इसलिए आउटपुट को हम क्या कर देते हैं, ओपन। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो कोर लॉस कंपोनेंट है ना संट ब्रांच में जो कोर लॉस कंपोनेंट है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसे हम नेग्लेक्ट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है, समझ में आया, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसकी वजह से जो हमारा कोर लॉस वगैरह होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आगे इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो उसको हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 बचा है, X1 बचा और यक्षम क्या है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी परमेबिलिटी, कोर की जो परमेबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यक्षम का मान हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ध्यान से देखिए, तो नो लोड की कंडीशन है, तो इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, नो लोड करंट फ्लो करेगी, समझ में आया, नो लोड करंट फ्लो करेगी। अब एक चीज़ आपको और समझना है, जब हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो उसका जो स्टेटर होगा उसमें 3 फेज वाइंडिंग होगी, उसमें 3 फेज होंगे। तो जानते हैं नो लोड की कंडीशन में स्टेटर में जो करंट नो लोड की कंडीशन में फ्लो हो रही है उसे किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, उसे हम एमीटर के द्वारा ज्ञात करेंगे। उसमें एक एमीटर को हम जोड़ेंगे, हालांकि वो सर्किट डायग्राम हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब इतना भी ब्रॉड आपको नहीं पढ़ा, सर्किट डायग्राम यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम वैसे ही लिखना है। हर जगह सर्किट डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट के माध्यम से आप समझाते हैं किसी चीज़ को तो ये सबसे बेटर है, ठीक है। तो वहाँ पर सर्किट डायग्राम हम यहाँ पर नहीं बनाए हैं, क्योंकि उसमें वाट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं दिखाए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कैसे, किस किस मेथड से कौन कौन सी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात करते हैं। देखिए अब वहाँ पे क्या है, जो हमारा जब नो लोड टेस्ट करते हैं तो पूरा टेस्टिंग होता है, वहाँ पर वोल्ट मीटर भी जुड़ा होगा, वहाँ पर एमीटर भी जुड़ा होगा जो करंट को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा, और जो वाट मीटर जुड़ा होता है किन्हीं 2 फेजों के बीच में, ठीक है। 2 वाट मीटर वहाँ पर लगेंगे नो लोड की कंडीशन में, 3 फेज है ना, तो 2 वाट मीटर मेथड का यूज करेंगे तो टोटल पावर हमारा क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो वाट मीटर पावर को मेजर कर लेगा कि नो लोड की कंडीशन में कितना पावर लॉस हो रहा है, और जो एमीटर होगा नो लोड की कंडीशन में करंट को मेजर कर लेगा। और वोल्टेज को कौन मेजर करेगा, वोल्ट मीटर लगा होगा, वोल्ट मीटर के द्वारा हम वोल्टेज को मेजर कर लेंगे, समझ में आया। और प्रत्येक फेज के रेजिस्टेंस को कौन मेजर करेगा, सिंपल सी बात है, प्रत्येक फेज के रेजिस्टेंस को हम पहले ही मेजर कर लेंगे, समझ में आया। कैसे, डीसी वोल्ट मीटर और एमीटर के द्वारा हम प्रत्येक फेज के रेजिस्टेंस को आपको क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात होगा, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात होगा। रेजिस्टेंस को अगर हमें ज्ञात करना है तो ध्यान से देखिए, आर बराबर वोल्ट मीटर बटे एमीटर, सिंपल सी बात है। आर बराबर रखेंगे वोल्ट मीटर की रीडिंग बटे एमीटर की रीडिंग, जब वोल्ट मीटर की रीडिंग रख देंगे बटे एमीटर की रीडिंग रख देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डीसी वोल्ट मीटर और एमीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों डीसी वोल्ट मीटर और एमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि डीसी के केस में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, एसी के केस में स्किन इफेक्ट होता है। तो एसी के केस में स्किन इफेक्ट होता है, तो स्किन इफेक्ट की वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वहाँ पर कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करना पड़ता है, और एसी इसीलिए हम डीसी का क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो डीसी वोल्ट मीटर और एमीटर के प्रयोग के द्वारा जो है हम रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर लेते हैं। आप सोचिए, हमने करंट का मान भी ज्ञात कर लिया, नो लोड करंट, वोल्टेज का मान भी हमने ज्ञात कर लिया, समझ में आया। R1 का मान भी हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया, और वाट मीटर के द्वारा हमने पावर भी ज्ञात कर लिया। तो सारी चीज़ें तो हमने ज्ञात ही कर लिया, वाट मीटर के द्वारा रीडिंग में हमने क्या कर लिया, देख लिया, समझ में आया। तो अब यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद हम आगे जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो नो लोड कंडीशन में I0 करंट फ्लो होगी। इस टेस्ट में स्टेटर इनपुट वोल्टेज, स्टेटर नो लोड करंट तथा स्टेटर इनपुट पावर क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। I0 एवरेज करंट हमें एमीटर रीडिंग से प्राप्त होता है। हम एमीटर रीडिंग, एमीटर लगा होगा उसमें, एमीटर रीडिंग से हमें कौन सी करंट मिलेगी, I0 करंट मिलेगी। भाई स्टेटर रेजिस्टेंस को डीसी वोल्ट मीटर तथा एमीटर से हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। जो स्टेटर का पर फेज रेजिस्टेंस होगा डीसी वोल्ट मीटर और एमीटर से हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। भाई सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज बटे करंट होता है। तो रेजिस्टेंस बराबर वोल्ट मीटर की रीडिंग बटे करंट एमीटर की रीडिंग कर देंगे, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, ठीक है।
यदि एसी वोल्टमीटर तथा एमीटर का प्रयोग करके रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे तो स्किन इफेक्ट के फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए एसी वोल्टमीटर और एसी एमीटर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर स्किन इफेक्ट आ जाएगा, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसके लिए। समझ में आया? तो यहाँ पर अर्थात ध्यान से देखिए, I0 को किसके द्वारा मेजर करेंगे, एमीटर के द्वारा। R1 को वोल्टमीटर और एमीटर मेथड से निकाल लेंगे। और इम्पीडेंस को कैसे निकालेंगे, बताइए इम्पीडेंस को कैसे निकालेंगे। भाई हमको तो पता है कि हमने सर्किट में वोल्टमीटर भी लगाया है और एमीटर भी लगाया है, तो पर फेज वोल्टेज बटे पर फेज करंट बराबर क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस। क्योंकि एसी दे रहा है ना, 3 फेज एसी सप्लाई है, तो उस कंडीशन में वोल्टेज पर फेज बटे क्या हो जाएगा, करंट पर फेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 3 फेज एसी सप्लाई देंगे इनपुट साइड में, तभी तो टेस्टिंग हो पाएगी। समझ में आया? यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे यहाँ पर तो डीसी वोल्टमीटर और एसी एमीटर भी लगाए हैं, डीसी वोल्टमीटर और डीसी एमीटर। ये चीज़ तो पहले कर दिया जाता है, टेस्टिंग से पहले ही डीसी वोल्टमीटर और डीसी एमीटर लगा करके हम रेजिस्टेंस का मान को निकाल लेते हैं, ये हमको पहले से ही पता चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर नो लोड इम्पीडेंस हमें निकालना है, नो लोड की कंडीशन में हमारा इम्पीडेंस कितना होगा, तो आपको पता है वोल्ट मीटर की रीडिंग बटे करंट की रीडिंग हो जाएगी हमारी क्या, नो लोड की कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पर नो लोड की कंडीशन की बात ही छोड़िए, डीसी के केस में जब डीसी सप्लाई दे करके हम जो है स्टेटर के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में कोई भी स्किन इफेक्ट वगैरह नहीं आता है। समझ में आया? तो वहाँ पर डीसी के केस में इम्पीडेंस नहीं होता है, केवल क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि डीसी के केस में जो है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बिल्कुल नहीं होते हैं। समझ में आया? नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन, अब यहाँ पे कहें कि वोल्ट मीटर की रीडिंग रखेंगे बटे करंट की रीडिंग रखेंगे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आना चाहिए, क्यों नो लोड इम्पीडेंस आ रहा है। समझ में आया? ये तो 3 फेज सप्लाई देने के बाद की बात कर रहे हैं ना, 3 फेज सप्लाई हमने दे दिया है, उसमें वोल्ट मीटर, एमीटर और 2 वाट मीटर भी लगे हैं। वाट मीटर पावर को मेजर करेगा, एमीटर करंट को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज को क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम जेड नो लोड कंडीशन में वोल्टेज पर फेज बटे करंट पर फेज हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर नो लोड की कंडीशन में हमारा टोटल इम्पीडेंस कितना होगा वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको पता है कि इम्पीडेंस बराबर कितना होता है, इम्पीडेंस बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर अंडर रूट में, होता है कि नहीं। तो अगर यक्स का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर करेंगे कि नहीं, वो भी अंडर रूट में। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी किया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, नो लोड की कंडीशन में इम्पीडेंस बराबर वोल्टेज इतना वो ज्ञात हो गया। तो नो लोड की कंडीशन में रिएक्टेंस भी ज्ञात करना है ना भाई, सिंपल सी बात है। नो लोड की कंडीशन में रिएक्टेंस कितना होगा, ये दोनों सीरीज में है तो x1 प्लस xm आएगा। तो x नो लोड की कंडीशन में जो हमारा रिएक्टेंस होगा xm प्लस क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। लेकिन इसको इस प्रकार भी तो हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए कैसे निकालेंगे भाई, नो लोड की कंडीशन में जो है हमारा आर तो ज्ञात ही है, आर तो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया, रेजिस्टेंस स्टेटर का रेजिस्टेंस हमने ज्ञात कर लिया है। अब नो लोड की कंडीशन में हमने इम्पीडेंस भी ज्ञात कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, नो लोड की कंडीशन में रिएक्टेंस भी ज्ञात ही कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे कि नहीं। तो जब रिएक्टेंस हमारा ज्ञात हो जाएगा तो उस कंडीशन में एक्सएम, अब रिएक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएम प्लस क्या हो जाएगा, एक्सआई हो जाएगा। तो नो लोड की कंडीशन में हमारा रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया? अब उसके बाद क्या है, अब हम पावर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, पावर। अब देखिए पावर कौन ज्ञात करेगा भाई, सिंपल सी बात है, जो नो लोड की कंडीशन में टोटल पावर लॉस हो रहा है उसको कौन ज्ञात कर सकता है। आखिर उसमें वाट मीटर लगा है ना, तो वाट मीटर ही तो पावर को क्या करता है, मेजर करता है। तो उसमें वाट मीटर लगा है तो वाट मीटर पावर को क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। ठीक है, तो टोटल पावर लॉस कितना होगा भाई, इनपुट में सप्लाई देंगे तो स्टेटर में कॉपर लॉस होगा, समझ में आया, स्टेटर में आयरन लॉस होगा, प्लस रोटर में कुछ लॉस होगा। कौन सा लॉस होगा, मैकेनिकल लॉस। भाई कॉपर लॉस तो होगा नहीं, कॉपर लॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि रोटर हमारा रनिंग कंडीशन में है, फुल रनिंग कंडीशन में है। तो क्या होगा, जब रनिंग कंडीशन में है तो रोटर की हमारा क्या कहते हैं, उसमें कोर लॉस नहीं होगा। कॉपर लॉस हो सकता है लेकिन कोर लॉस जो है नहीं होगा। वो कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि फुल रनिंग कंडीशन में उसमें करंट बहुत कम होती है। समझ में आया, उसमें करंट क्या होती है, बहुत कम होती है। और उसके बाद उसमें कोर लॉस भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए,
क्यों कोर लॉस क्यों कम होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी रोटर की क्या होती है, रनिंग कंडीशन में बहुत ही कम होती है, इसलिए कोर लॉस को हम क्या मानते हैं, नेग्लेक्ट मानते हैं। कॉपर लॉस भी फुल रनिंग कंडीशन में बहुत ही कम होगा रोटर में, इसलिए नेग्लेक्ट मानते हैं। अब नो लोड कंडीशन है तो आप ये मान के चलिए कि रोटर पर करंट का मान क्या है, 0 है। समझ में आया? यहाँ पर तो ओपन सर्किट दिखाया गया है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ्लो करेगा, थोड़ा बहुत फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से जो लॉसेज वगैरह होगा वो बहुत ही कम होगा, उसे हम नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब जो भी लॉसेस होगा वो स्टेटर साइड में लॉसेस होगा, प्लस रोटर के रनिंग कंडीशन में जो मैकेनिकल लॉस होगा वो सारे लॉसेस होंगे। ठीक है, तो जो वाट मीटर रीडिंग होगा, वाट मीटर रीडिंग हमारा ये टोटल रीडिंग है। W0 क्या है, वाट मीटर की रीडिंग है। समझ में आया कि नो लोड की कंडीशन में कुल कितना पावर लॉस हो रहा है, W0 पावर लॉस हो रहा है। तो W0 बराबर एक तो आयरन लॉस होगा, स्टेटर आयरन लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस होगा, अब प्लस क्या है यहाँ पर मैकेनिकल लॉस है। समझ में आया? यही 3 तो लॉसेस होंगे, एक तो आयरन लॉस होगा, एक कॉपर लॉस होगा और एक क्या होगा, मैकेनिकल लॉस होगा। अब आपको पता है मैकेनिकल लॉस बराबर क्या होता है, मैकेनिकल लॉस में एक तो फ्रिक्शन लॉसेस होता है और एक विंडेज लॉसेस होता है। फ्रिक्शन का मतलब जैसे बियरिंग वगैरह पे जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जो लॉसेस होता है, और हवा के कारण भी तो फ्रिक्शन ही होता है, तो विंडेज के कारण जो फ्रिक्शन होगा तो वो विंडेज लॉस होगा। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल लॉस हो गया। तो ये टोटल पावर किसके द्वारा ज्ञात हुआ, टोटल पावर किसके द्वारा ज्ञात हुआ बताइए, वाट मीटर के द्वारा। अब ध्यान से देखिए, अब जो नो लोड की कंडीशन में कॉपर लॉस है, तो कॉपर लॉस तो हम निकाल सकते हैं ना, सिंपल सी बात है, यही तो WCU हमारा क्या होगा, कॉपर लॉस होगा। अब देखिए क्यों, I0 तो हमें पता था एमीटर के द्वारा, और R1 तो हमने एमीटर वोल्ट मीटर मेथड से हमने निकाल लिया है पहले। 3 का गुणा कर देंगे तो नो लोड की कंडीशन में तीनों फेज में कितना पावर लॉस हो रहा है ये भी पता चल जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, WCU हो गया, WCU। अब सोचिए कि अगर टोटल में से WCU को हम घटा देंगे तो आयरन लॉस प्लस क्या बचेगा, मैकेनिकल लॉस बचेगा। अब आयरन लॉस और हमें मैकेनिकल लॉस क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, अब वो भी ज्ञात हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर कुछ और टर्म हम देख लेते हैं कि जो हमारा कोर लॉस होता है ना, क्या होता है, कोर लॉस होता है। कोर लॉस बराबर होता है हिस्टेरेसिस लॉस प्लस क्या होता है, ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस होता है। अब ये दोनों लॉसेस जो होते हैं ना, ये दोनों लॉसेस किस पे डिपेंड करते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के समानुपाती होते हैं ये दोनों लॉस। ये दोनों लॉस मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आया? तो अब यहाँ पर एक फार्मूला और होता है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन से, BM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V/F निकलता है। समझ में आया? जो ट्रांसफार्मर का इक्वेशन होता है वही यहाँ पर भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। VM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, V/F होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लें, इस टेस्ट में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वोल्टेज वेरी करते हैं, वोल्टेज को वेरी कराते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी इसमें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हमने क्या माना है, कांस्टेंट। तो BM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V। BM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो कोर लॉस है, देखिए जो दोनों कोर लॉस हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पर। तो जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगा तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोर लॉस, देखिए कोर लॉस जो होगा हमारा, इसको तो अब हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग नहीं लिए हैं, इसको हटा देते हैं समझाने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारा कोर लॉस है, कोर लॉस बराबर क्या होता है, PH प्लस क्या है, PE। ये दोनों किसके समानुपाती हैं बताइए, BM के समानुपाती हैं, BM के स्क्वायर के समानुपाती हैं। और BM आपको पता है अभी कितना आया, वोल्टेज के समानुपाती। तो इसका मतलब है कोर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BM का स्क्वायर। समझ में आया? तो यहाँ पर कोर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, V का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कोर लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आया? तो कोर लॉस किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो वोल्टेज को जब वेरी करेंगे तो कोर लॉस हमारा क्या होगा, वेरी होगा। समझ में आया? कोर लॉस हमारा क्या होगा, वेरी होगा। और एक लिमिट के बाद कोर लॉस वेरी नहीं होगा, क्योंकि जब वो सेचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी तो उसके बाद कोर लॉस होगा ही नहीं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये कोर लॉस जो है हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। देखिए इस टेस्ट में वोल्टेज को वेरी करते हैं तथा फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। हो गया, कितनी बातें समझ में आ गई आपको? अब ध्यान से देखिए, अब आपको पता है, देखिए फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस केवल स्पीड का फंक्शन होता है। जो हमारा फ्रिक्शन लॉस होता है, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस, वो किसके कारण होता है, स्पीड के कारण होता है। किसी वोल्टेज के कारण फ्रिक्शन और विंडेज लॉस नहीं होता है। अर्थात फ्रिक्शन और विंडेज लॉस वो वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। समझ में आया? तो इसलिए फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस केवल स्पीड का फंक्शन होता है, ना कि वोल्टेज का। अर्थात फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस स्पीड पर निर्भर करता है, ना कि वोल्टेज पर निर्भर करता है। समझ में आया? ये चीज़ तो ध्यान दीजिएगा। जबकि जो हमारा कोर लॉस होता है वो वोल्टेज के पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो वोल्टेज को वेरी करके हम कोर लॉस हम निकाल लेते हैं, फुल कोर लॉस निकाल लेते हैं। रेटेड वोल्टेज दे करके टोटल कोर लॉस हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, जितना जो भी होता है नो लोड की कंडीशन में। पहले वोल्टेज को धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जीरो से लेकर के बढ़ाते हैं। जैसे ही रेटेड वोल्टेज हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो लॉसेज वगैरह होगा, जो नो लोड करंट होगी, वो सारी चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर शुरुआत में होता है, तो उसकी सहायता से वोल्टेज को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने टोटल लॉस बराबर WI और प्लस W क्या होता है, CU प्लस क्या होता है, WM होता है। ठीक है, अब CU तो हमें पता है, W0 माइनस और WCU बराबर क्या होगा, WI प्लस WM। तो WI प्लस WM, देखिए हमने तो WCU को ज्ञात कर लिया, WCU को हमने ज्ञात कर लिया। कैसे पता चला, क्योंकि ये WCU है, ये हमारा क्या है, WCU है। ठीक है, ये तो हमें ज्ञात हो गया। तो टोटल में से WCU को हमने क्या कर दिया, घटा दिए। तो अब कौन सा लॉस बच रहा है, WI प्लस WM। समझ में आया, WI प्लस WM बच रहा है। अब ध्यान से देखिए, WM हमारा क्या है, इसमें आपका फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होता है, सोचिए, अब फ्रिक्शन और विंडेज लॉस का मतलब क्या है, ये भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन फ्रिक्शन और विंडेज लॉस कब हम ज्ञात करते हैं, जानते हैं फ्रिक्शन और विंडेज लॉस कब ज्ञात होता है? अभी मान लीजिए टेस्टिंग हो रही है, हमारी टेस्टिंग हो रही है, वाट मीटर वगैरह सारी चीज़ें उसमें लगी हुई हैं। हमने क्या किया कि मोटर को सप्लाई देना बंद कर दिया। जब मोटर को सप्लाई देना बंद कर देंगे तो ठीक जैसे ही सप्लाई कट करते हैं, उस समय भी तो मतलब स्टेटर वगैरह में कहीं भी कोर लॉस नहीं हो रहा होता है और ना ही कहीं भी करंट होती है। सप्लाई कट कर दिया, फिर भी अभी तो कुछ देर तक इंडक्शन मोटर फुल स्पीड पे क्या करेगा, घूमेगा थोड़ी देर तक। तो जब उस कंडीशन में ही वाट मीटर कुछ रीडिंग देगा, तो वो जो रीडिंग देगा वो कौन सा लॉस होगा बताइए, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होगा। समझ में आया? आपको पता है कि मान लीजिए हमने सप्लाई को क्या कर दिया, कट दिया। अब इंडक्शन मोटर अभी भी रन कर रहा है, तो उस रनिंग कंडीशन में अब उसमें कोई भी करंट नहीं जा रही, ना तो कोई कोर लॉस वगैरह हो रहा है, ना तो कोई कापर लॉस, क्योंकि सप्लाई देना बंद कर दिए तो कुछ होगा ही नहीं उसमें, सिंपल सी बात है। तो अभी भी मोटर क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो रनिंग कंडीशन में वाट मीटर कुछ रीडिंग देगा, तो वो विदाउट सप्लाई की कंडीशन में वाट मीटर कुछ रीडिंग देगा, तो जो रीडिंग वो देगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होगा। समझ में आया, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। यहां पर लिख दे रहे हैं कि WM को सप्लाई को कट करके ज्ञात करते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं सप्लाई को कट करने के जस्ट बाद वाट मीटर जो रीडिंग देता है वह
WM होता है, WM होता है। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, WM का न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता चल गया भाई, जो भी होगा 4 वाट, 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट जो भी होगा, ठीक है। तो वो तो हमें ज्ञात हो गया। अब जब ज्ञात हो गया तो उस कंडीशन में अब क्या काम करेंगे? अब देखिए, अभी हमें W0 माइनस WCU, देखिए हमने टोटल ज्ञात कर लिया। टोटल ज्ञात करने के बाद हमने नो लोड की कंडीशन में कॉपर लॉस ज्ञात कर लिया। समझ में आया? तो टोटल में से कॉपर लॉस घटाएंगे तो कितना बचेगा? इतना बच रहा है। अब इसमें से हमने WM को भी ज्ञात कर लिया। जब WM को ज्ञात कर लिया तो बताइए WM बराबर WI प्लस यहाँ पे WM है, ठीक है, इतना बराबर इतना है। जब WM को ज्ञात कर लिया तो इतने में से अब क्या करेंगे? WM को भी हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। जब घटा देंगे तो W0 माइनस WCU माइनस WM बराबर क्या आ जाएगा? WI आ जाएगा। देखिए, हमने इसको भी ज्ञात कर लिया, इसको भी ज्ञात कर लिया, सप्लाई इसको तो हमने ज्ञात कर लिया। एमीटर और वोल्ट मीटर के एमीटर वोल्ट मीटर की वजह से जो रेजिस्टेंस आया था उसके अनुसार, और नो लोड करंट एमीटर की वजह से आया था उसके अनुसार। तो हमने ये कॉपर लॉस ज्ञात कर लिया और सप्लाई को कट करके WM को ज्ञात कर लिया। जब इन दोनों को हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा आयरन लॉस आ जाएगा कि नहीं? तो इस तरीके से हम टोटल लॉस को हम क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं नो लोड की कंडीशन में। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।